हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिफ्लेशन के इफ़ेक्ट्स देखेंगे कि किस प्रकार से डिफ्लेशन का अलग अलग जो कम्युनिटी है, अलग अलग जो सेगमेंट्स है सोसाइटी के, उन पर डिफ्लेशन का किस प्रकार से असर होता है, ये हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो इसके पहले हमने देखा था डिफ्लेशन जो वर्ड है, इसकी मीनिंग हमने देखा था कि इसमें क्या होता है, प्राइस लेवल नॉर्मल से कम होती है, कमोडिटी के जो डिमांड है गुड्स और कमोडिटी की, वो डिमांड क्या होती है, कम होती है, मार्केट में मनी सप्लाई जो है वो आवश्यकता से कम होता है। इस प्रकार की स्थिति डिफ्लेशन के दौरान होती है। तो इस परिस्थिति का अलग अलग लोगों पर अलग अलग असर होता है। अब कैसे होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले जो बिजनेस कम्युनिटी है, ये बिजनेस कम्युनिटी पे डिफ्लेशन का कैसा असर होता है। बिजनेस कम्युनिटी पर डिफ्लेशन का बुरा असर होता है। इसका कारण क्या है कि मार्केट में डिमांड क्या है, कम है, प्राइस लेवल कम है। मतलब क्या, एक तो कम कमोडिटी बेची जा रही है मार्केट में और प्राइस भी कम है। तो प्राइस कम है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट मार्जिन भी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो इस प्रकार से बिजनेस कम्युनिटी को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो कम गुड्स बेच रहे हैं, सर्विसेज बेच रहे हैं, और साथ में प्रॉफिट मार्जिन भी क्या है, कम है, क्योंकि सेलिंग प्राइस क्या है, कम है। तो इस प्रकार से बिजनेस कम्युनिटी को नुकसान हो जाएगा इन केस ऑफ डिफ्लेशन। डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर मतलब कौन, जिसको मैंने उधार दिया है और जो फ्यूचर में मुझे पैसे लौटाएगा, वो पर्सन मेरा कौन हो गया, क्रेडिटर, डेटर। और क्रेडिटर कौन, कि जिससे मैंने उधार लिया है, मुझे उसको पैसे लौटाना है, दिस इज क्रेडिटर। डेटर मतलब जिसको मैंने उधार दिया है। फॉर एग्जाम्पल एक ये समझने के लिए डिफ्लेशन के संदर्भ में किस पर क्या असर होता है, ये समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक मिस्टर ए को मैंने 1000 रुपये उधार दिया 5 साल पहले। अब 5 साल के बाद आज मुझे वो 1000 रुपये लौटा रहा है। अब फॉरगेट अबाउट इंटरेस्ट, हम इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये 1000 की वैल्यू 5 साल पहले और यही 1000 की 5 साल के बाद की वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, और उस कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि डिफ्लेशन का कैसा असर होगा डेटर या क्रेडिटर पर। अब 1000 रुपये मैंने उधार दिया 5 साल पहले, आज वो पैसे मुझे लौटा रहा है, और आज डिफ्लेशन की स्थिति है। ठीक है, आज की स्थिति कौन सी है, डिफ्लेशन की। आज मुझे वो पैसे लौटा रहा है। अब ऐसे स्थिति में हमको पता है कि डिफ्लेशन में जो प्राइस लेवल होती है मार्केट में गुड्स की, वो कम होती है। मतलब ही वैल्यू ऑफ मनी क्या है, ज्यादा है। मतलब 1000 की 5 साल पहले की वैल्यू और आज की वैल्यू को अगर हम कंपेयर करें तो आज की 1000 की वैल्यू ये ज़्यादा है, क्योंकि आज क्या है, डिफ्लेशन है। मतलब डेटर अभी मुझे इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ज़्यादा पैसे दे रहा है, डेटर जो है ये नुकसान में रहेंगे, और क्रेडिटर जिसको पैसे मिल रहे हैं, क्रेडिटर वो किस में रहेंगे, फायदे में रहेंगे। मतलब डिफ्लेशन की वजह से डेटर को नुकसान होगा और क्रेडिटर को फायदा होगा, बिकॉज ऑफ वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी के कारण डेटर नुकसान में रहेंगे, क्रेडिटर फायदे में रहेंगे। सबसे बुरा असर अगर डिफ्लेशन का होता है तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है, क्योंकि मार्केट में डिमांड कम रहती है। डिफ्लेशन में डिमांड कम है, मतलब जो जितनी भी फैक्ट्री है, कंपनी है, वहाँ पर प्रोडक्शन कम होगा, क्योंकि मार्केट में कम चीज़ें बिक रही है। तो प्रोडक्शन क्यों ज़्यादा करेंगे, वो प्रोडक्शन या तो कम करेंगे या तो टेम्पररी सस्पेंड भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत से जो वर्कर्स है वो बेरोजगार हो सकते हैं। तो डिफ्लेशन की वजह से ये बेरोजगारी बढ़ सकती है। इन्वेस्टर्स 2 प्रकार के रहते हैं, एफडी और फिक्स एफडी वाले, या जिनको फ्लक्चुएटिंग रिटर्न मिलता है, ऐसे शेयर होल्डर्स। अगर किसी ने एफडी में पैसे रखा होगा उस पर डिफ्लेशन का अच्छा असर होगा, लेकिन किसी ने शेयर खरीदा होगा और डिफ्लेशन का पीरियड शुरू है तो उस शेयर होल्डर को नुकसान होगा। अब कैसे वो देखते हैं, एफडी वाले को तो फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट में कितना कोई प्राइस कम है, या मतलब क्या कि जब उसको इंटरेस्ट मिलेगा तब वो इंटरेस्ट उसको फिक्स तो मिलेगा, ठीक है, लेकिन वो जो मार्केट में लेके जब पैसे जाएगा तो हर गुड्स की प्राइस क्या है, कम है, तो ही विल बी इन ए कंफर्टेबल पोजीशन, क्योंकि उसको तो इंटरेस्ट मिलने वाला है। लेकिन शेयर होल्डर को, अगर किसी कंपनी ने, किसी व्यक्ति ने शेयर खरीदा है, तो शेयर होल्डर को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है कंपनी के द्वारा। लेकिन कंपनी डिविडेंड कब देती है, जब कंपनी को प्रॉफिट होता होगा। लेकिन डिफ्लेशन के दौरान कंपनी को फायदा हुआ क्या, नहीं, क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं है चीज़ों की, कम चीज़ें बिकी है, तो प्रॉफिट भी कंपनी को क्या होगा, कम होगा या नहीं होगा। ऐसी स्थिति में प्रॉफिट नहीं है या कम है तो जो शेयर होल्डर वाले को डिविडेंड मिलेगा क्या, नहीं। तो शेयर होल्डिंग
अगर होगी किसी की तो डिफ्लेशन के दौरान उनको नुकसान होता है, और एफडी जिनका फिक्स रिटर्न है ऐसे इन्वेस्टर्स फायदे में रहेंगे। कंज्यूमर्स को ऑब्वियसली फायदा होगा क्योंकि हर गुड्स और सर्विसेज की प्राइस क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। सो ही विल बी द बेनिफिशियल, वो सबसे ज़्यादा उसको गेन होगा, प्रॉफिट होगा इन केस ऑफ डिफ्लेशन। देन बैंकिंग पर जो डिफ्लेशन है, ये डिफ्लेशन का बुरा असर होगा। इसका कारण ऐसा है कि डिफ्लेशन के दौरान कोई भी व्यक्ति लोन नहीं लेगा। इसका कारण क्या है कि फॉर एग्जांपल कोई इन्वेस्टर्स है, कोई बिजनेसमैन है, उसको पता है कि मार्केट में डिमांड कम है, तो ऐसे समय में वो फैक्ट्री क्यों लगाएगा? क्योंकि फैक्ट्री लगाने के लिए करोड़ों रुपए अगर लोन ले रहा है तो उसका ऑब्वियसली टारगेट होगा कि मार्केट में वही गुड्स, उस मशीन से फैक्ट्री में गुड्स बनाना और प्रॉफिट कमाना। लेकिन अभी डिमांड ही नहीं है तो मार्केट में गुड्स बेच नहीं पाएगा, तो उसका ऐसे समय में कोई भी बैंक से लोन नहीं लेगा। और बैंक का मेन है कि लोन देना और उस पर ब्याज कमाना, ये बैंकिंग का बिजनेस है, तो बैंकिंग को भी इसमें नुकसान हो जाएगा। एक तो ये है। दूसरा, किसी ने अगर लोन लिया होगा पहले तो डिफ्लेशन के दौरान वो रिपेमेंट की पोजीशन में भी नहीं रहता, तो बैंकिंग पर बहुत बुरा असर होता है डिफ्लेशन का। सोशल, मॉरल एंड पॉलिटिकल, इस पर भी डिफ्लेशन का नेगेटिव असर होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, डिफ्लेशन के दौरान फैक्ट्रियों में काम नहीं रहता, फैक्ट्रियों की छटनी हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। इस प्रकार से वहाँ पर स्ट्राइक, लॉकआउट, या फैक्ट्री मालिक, एम्प्लॉयर और जो वर्कर्स हैं इनके बीच में मनमुटाव, झगड़े, लड़ाई झगड़े, हड़ताल, इस प्रकार की स्थिति आ जाती है। तो ये काफ़ी नेगेटिव होती है, लोगों की नैतिकता भी यहाँ पर थोड़ी सी कम हो जाती है, और समाज पर इन जनरल नेगेटिव असर होता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी कभी कभी यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि अगर बेरोजगारी बढ़ रही है समाज में, सो ऑब्वियसली है कि रूलिंग गवर्नमेंट पर उसका प्रेशर आता है और उस वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है। सो डिफ्लेशन जो है, इसकी वजह से सोशल, मॉरल एंड पॉलिटिकल ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ओवरऑल डिफ्लेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी होगा जब फैक्ट्रियाँ चल रही है, कंपनियाँ चल रही है, लोगों को काम मिल रहा है, लोगों की इनकम लेवल बढ़ रही है। इस प्रकार की स्थिति अगर है तो ही हम बोलेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन डिफ्लेशन में क्या हो रहा है, डिफ्लेशन में फैक्ट्रियाँ में ताले लग रहे हैं, डिमांड कम है मार्केट में, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो इस प्रकार की स्थिति इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बाधक होती है। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर डिफ्लेशन का बुरा असर होता है। प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन एक्टिविटी पर भी डिफ्लेशन का बुरा असर होता है। इसका कारण ऐसा है कि मार्केट में डिमांड कम होने की वजह से कोई भी जो कंपनी ओनर है वो कम प्रोड्यूस करना चाहेगा, और प्रोड्यूस कम करने की वजह से प्रोडक्शन, ओवरऑल प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगा। सो ओवरऑल आप देखोगे डिफ्लेशन का अलग अलग लोगों पर नेगेटिव असर ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी यहाँ पर कम होती है, क्योंकि यहाँ पर अगर कम प्रोडक्शन हो रहा है सो गवर्नमेंट को टैक्स कैसे मिलेगा? गवर्नमेंट को टैक्स तभी मिलेगा जब वो वस्तु, गुड्स मार्केट में बेची जा रही है। अगर बेची जा नहीं रही है तो जीएसटी या इनडायरेक्ट जितनी भी है, तो डिफ्लेशन के दौरान गवर्नमेंट को भी इसमें काफ़ी यहाँ पर नुकसान होता है इन टर्म्स ऑफ लैक ऑफ लेस रेवेन्यू। इसके बाद हम देखेंगे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ये दोनों टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है।